हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति के क्या कारण है और मुद्रास्फीति से होने वाले प्रभाव कौन कौन से होते हैं, और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए यानी कि इन्फ्लेशन की जो रेमेडी है यानी कि उपचार है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा के अंदर जो इंडियन इकोनॉमिक आपकी सब्जेक्ट है सेकंड पेपर, उसके अंदर ये टॉपिक है आपका इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन उसमें दे रखा आपके इन्फ्लेशन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, इन्फ्लेशन के कारण बताइए, और इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या क्या होते हैं, महंगाई के प्रभाव क्या क्या होते हैं, और लास्ट में है रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधियाँ होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दे रखा है इन्फ्लेशन जब कीमतें लगातार बढ़े तथा लंबे समय तक बढ़े, यानी कि कोई भी वस्तु या सेवा जिसकी कीमत बढ़े, है ना। इसमें केवल आप एक शब्दावली का ध्यान रखो, यहाँ पर बढ़े, बढ़े या बढ़ना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़े तो कैसे बढ़े, लगातार, है ना। और यहाँ पर भी ये बढ़े यानी कि बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े, लंबे समय तक, यानी कि जब कीमतें लगातार बढ़े तथा लंबे समय तक बढ़े उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है जिसकी कीमत 10 रुपया है। अब 10 रुपये के बाद में उसकी कीमत बढ़कर 15 हो जाती है, फिर 20, फिर 50 और 100। तो इस प्रकार ये लगातार बढ़ रही है कीमतें। किसी कोई वस्तु मान लो उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, जैसे 10 के बाद में 15 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया। तो ये कीमतें लगातार बढ़ रही है, और ये कीमतें जो बढ़ने का जो क्रम है वो लंबे समय तक रहना चाहिए। यानी कि इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एक महीने के अंदर ही किसी वस्तु की 2 बार कीमत बढ़ गई और आपने कह दिया कि साहब महंगाई स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है। इसमें जैसे साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे मतलब सालों के अंदर लंबे समय तक कीमतें बढ़नी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि उसी को महंगाई बोलते हैं। अब एक कन्फ्यूजन सा और रहता है कि अगर सामान्य उतार चढ़ाव हो कीमतों के अंदर तो उसको हम क्या इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें मैंने लिख रखा है कि कीमतों में सामान्य उतार चढ़ाव को इन्फ्लेशन नहीं कहते। जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है, 10 रुपया होने के बाद में वो बढ़कर 15 हो गई, फिर घट गई 13 रुपया हो गई, फिर बढ़ गई 20 रुपया हो गई, फिर बढ़ गई 25 हो गई, और फिर बढ़ गई 100, और फिर घट गई 75। यानी कि यहाँ पर उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी घट रहा है मूल्य, कभी बढ़ रहा है। तो कीमतों के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होता है ना, सामान्य उतार चढ़ाव, उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते। यानी कि इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़नी चाहिए, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो गाइज, आप इन्फ्लेशन का मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु या सेवा जब उसकी कीमत लगातार बढ़े, उस वस्तु या सेवा का मूल्य लगातार बढ़े और लंबे समय तक उसकी कीमत में इजाफा हो, कीमत में वृद्धि हो, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि उसे हम महंगाई या मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये दे रखा, जब कीमतें बढ़ती है तो व्यक्ति की क्रय क्षमता घटती है। देखिए, जब किसी वस्तु या सेवा की जब कीमत बढ़ती है तो जो व्यक्ति होता है उसकी क्रय क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर घटती है। अब देखिए, परचेजिंग पावर क्या होती है, मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लिए किसी व्यक्ति के पास 500 रुपये है, ठीक है। अब वो एक वस्तु तो 50 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदता है, और दूसरी वस्तु का भाव है 100 रुपये प्रति इकाई। समझना है इसको ध्यान से। तो इस वस्तु के ऊपर वो 300 रुपया खर्च करना चाहता है, और ये जो दूसरे नंबर की वस्तु है, मान लो कोई भी वस्तु, ये फर्स्ट नंबर की वस्तु है और ये सेकंड नंबर की वस्तु है, इसके ऊपर वो 300 रुपया खर्च करेगा, इसके ऊपर 200। तो मतलब यह है कि वो 50 रुपये प्रति इकाई की दर से वो उसको छः वस्तुओं की ज़रूरत है। जो पहली टाइप की जो वस्तु है उसको 6 चाहिए, 6 यूनिट चाहिए, ठीक है। और 50 रुपये ए की कीमत है, भाई उसको 6 चाहिए और ए की कीमत 50 रुपया है, ये पहली प्रकार की वस्तु की। तो 300 रुपये इस पर खर्च कर देगा, यानी कि वो 300 रुपये में 6 इकाई ले लेगा, ठीक है। और दूसरी जो वस्तु है वो प्रति इकाई उसकी कीमत है 100 रुपया। मान लीजिए कोई भी पेन मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपया, यानी कि एक पेन 100 रुपये का है, ठीक है। तो 2 पेन कितने के हो गए, 200 रुपये के, क्योंकि उसके पास उसकी आय है ना वो 500 रुपया है। 300 रुपये तो यहाँ खर्च कर दिए और उसके पास बचे 200 रुपये।
तो 200 रुपये में वो 2 ही तो पेन खरीद पाएगा, क्योंकि एक पेन की कीमत 100 रुपया है। अब देखिए, मान लो महंगाई बढ़ गई, महंगाई में क्या हुआ कि जो पहली प्रकार की वस्तु है उसकी कीमत बढ़कर 100 रुपया हो गई। देखिए 50 से सीधी 100 हो गई, और 100 वाली जो ये दूसरी जो वस्तु है उसकी कीमत पहले भी 100 थी और आज भी 100 है, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। लेकिन जो पहले प्रकार की वस्तु है उसमें यहाँ पर इसकी कीमत 50 रुपया है और यहाँ पर 100 रुपये, यानी कि बढ़ गई। अब देखो यहाँ पर ग्राहक क्या करेगा, अभी उसकी आय भी वही है, पहले 500 थी, अभी 500 रुपया है उसकी इनकम, ठीक है। अब जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत प्रति इकाई 100 रुपया है अभी, ठीक है। तो वो उसको अभी भी 2 पेन की ज़रूरत है। मान लो ये दूसरी वस्तु पेन है और एक पेन 100 रुपये का है और उसे 2 पेन की ज़रूरत है, 200 रुपये यहाँ पर खर्च कर देगा वो। अब उसके पास बचे 300। अब जो पहली प्रकार की वस्तु है उसकी कीमत है यानी कि 100 रुपया प्रति इकाई, कोई भी वस्तु है मान लो वो, तो उसके पास बचे 300। तो वो 300 रुपये में तीन ही तो इकाई ले पाएगा उस वस्तु की, पहली वस्तु की, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए डिफरेंस सीधा कि यहाँ से महंगाई बढ़ने से, यानी कि जो पहली प्रकार की वस्तु 50 रुपया उसकी कीमत थी प्रति इकाई, 50 से बढ़कर 100 रुपया प्रति इकाई हो गई, है ना। तो यहाँ पर पहले वो आदमी 6 इकाई खरीदता था, अब वो कहाँ पे आ गया 3 पे, क्योंकि वो तीन इकाई खरीद पाएगा, महंगाई बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं क्रय क्षमता, यानी कि परचेजिंग पावर, खरीदने की जो उसकी क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो घट गई। पहले उसकी खरीदने की क्षमता थी 6 और अब घटकर कितनी हो गई 3। क्यों हुई? क्योंकि जो पहली प्रकार की जो वस्तु थी उसकी कीमत 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपया हो गई। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अर्थात जब सामान्य कीमती स्तर में लगातार वृद्धि हो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि जो सामान्य कीमती स्तर होता है, सामान्य कीमती स्तर का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जितने प्रकार की वस्तु और जो सेवाएं होती है उन सब की कीमत बढ़े, उसको बोलते हैं सामान्य कीमती स्तर, ठीक है। यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों के अंदर जो महंगाई बढ़ती है हर वस्तु और हर सेवा की, तो उनका जो कीमती स्तर बढ़ता है ना, उसी को बोलते हैं हम सामान्य कीमती स्तर। और जब सामान्य कीमती स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये टॉपिक, और आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि आखिर में इन्फ्लेशन क्या होती है। मैंने आपको सिंपल से उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की। भारत में मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत में जो मुद्रास्फीति होती है, जो इन्फ्लेशन होती है, उसकी गणना किन मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है और वो मूल्य सूचियां कितनी है, ठीक है। यहाँ पर मूल्य सूचियों की बात कर रहे हैं कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किन 2 मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है। तो वो 2 मूल्य सूचियां हैं, वो 2 है, यहाँ पर ये दे रखी है। एक तो है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आप जरूर बताना इस चीज़ के बारे में, आप कंफ्यूज मत होना कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है। पहली ये दे रखी है और दूसरी ये बता दी मैंने आपको। अब जो मुद्रास्फीति होती है, ये मैंने आपको एक फैक्ट बता दूंगा इसके बारे में। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो मुद्रास्फीति है, अगर ये अत्यधिक हो जाए, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई ज़्यादा बढ़ जाए, तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। इसको आगे जाके हम और समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में यहाँ पर बता देता हूँ कि मुद्रास्फीति अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। यानी कि आपके मन में सवाल आते रहते हैं कि आखिर में मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं और मुद्रास्फीति इससे किसको लाभ होता है, किसको नुकसान होता है। ये कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले आप तो ये समझो कि अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है ना, तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, और यदि मुद्रास्फीति 2 से 3% तक है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। और अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक भारत का, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो भी ये कहता है कि मुद्रास्फीति की जो रेंज है ना, वो RBI कहता है ये कि 4 ± 2 होने चाहिए। यानी कि 4 से या तो 2 अधिक या फिर 2 कम। यानी कि 4 में अगर आप 2 घटाएंगे तो 2% आ जाएगा, और 4 में आप 2 जोड़ोगे तो 6% आ जाएगा। यानी कि RBI ये कहता है कि भारत के अंदर 2 से लेकर 6% के बीच में मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए और इससे कम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मुद्रास्फीति जब ज़्यादा हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, और जब मुद्रास्फीति कम हो तब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गाइज, अब हम बात करेंगे, अगर मौसम के अनुसार कीमतें बढ़ें या घटें तो इसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। जैसे गर्मियों में AC के प्राइस बढ़ जाते हैं तथा सर्दियों में घट जाते हैं।
जैसे मान लो मौसम के अनुसार अगर हम बात करें, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो एसी के जो प्राइस हैं, कीमत हैं, एसी का मूल्य बढ़ जाएगा और सर्दियों के अंदर एसी का मूल्य घट जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मौसम के अनुसार अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसको हम महंगाई नहीं कहते, क्योंकि वो सीज़न निकल जाने के बाद में फिर दूसरा सीज़न आएगा तो उसके अंदर उसकी कीमत वापस डाउन हो जाएगी, है ना। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि मौसम के अनुसार अगर कीमतें बढ़ती है तो उसको महंगाई नहीं कहते। एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो गाइस, जैसा कि अपने सिलेबस में जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा के सिलेबस में इन्फ्लेशन, उसके कॉजेज यानी कि कारण, महंगाई के कारण क्या होते हैं, महंगाई के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, एंड लास्ट है रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के क्या क्या उपचार या उपाय होते हैं। तो इसी कड़ी में हम तीनों को तो पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अलावा हम, जो कि एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था आपके जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए परीक्षा के अंदर, कि इन्फ्लेशन के प्रकार के बारे में एक क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति या महंगाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे सरकार द्वारा नियंत्रण के आधार पर, यानी कि इस बेस पर हम 5-7 प्रकार के बेस के आधार पर बात करेंगे। तो जो पहला आधार है सरकार द्वारा नियंत्रण के आधार पर महंगाई, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है ओपन यानी कि खुली महंगाई, और दूसरी होती है सप्रेस्ड यानी कि दबी हुई महंगाई। अब देखिए, जो ओपन महंगाई है उसमें क्या होता है, जब कीमतें लगातार बढ़े तथा सरकार इन पर कोई नियंत्रण ना करे, यानी कि इस महंगाई में ओपन महंगाई यानी कि ओपन इन्फ्लेशन, खुली महंगाई में क्या होता है कि बाजार के अंदर कोई भी वस्तु या सेवा हो तो उसकी जो कीमत है ना, वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ती है, और इसमें जो सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं करती, क्योंकि वो कीमतें बढ़ेगी तो बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहेगी तो उसकी कीमतें बढ़ेगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो भी उसकी कीमतें बढ़ेगी। यानी कुल मिला के डिमांड और सप्लाई के बेस पे इस खुली महंगाई के अंदर कीमतें निर्धारित होती है। सरकार इन पर कोई नियंत्रण नहीं करती। देखो इसमें दे भी रखा, इसमें मांग और पूर्ति द्वारा कीमतें निर्धारित होती है। ये तो हो गई ओपन यानी कि खुली महंगाई। अब सप्रेस्ड में क्या होता है, दबी हुई महंगाई में क्या होता है, जब कीमतें लगातार बढ़े तथा सरकार इस पर नियंत्रण ना करे, यानी कि जब कीमतें लगातार बढ़ रही है कोई भी वस्तु या सेवा की, और सरकार भी इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करे, तो उसको बोलते हैं सप्रेस्ड या दबी हुई महंगाई। अब इसमें क्या होता है कि एक मैंने पॉइंट लिख रखा है कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन यानी कि दबी हुई महंगाई ओपन इन्फ्लेशन से ज़्यादा खराब है। क्यों भाई? अब देखिए कारण जानो। क्योंकि जब कीमतें बढ़ती है, इसके अंदर सप्रेस्ड के अंदर क्या होता है, यानी कि दबी हुई महंगाई के अंदर क्या होता है कि जब कीमत बढ़ती है ना, जब कीमत बढ़े, ये एरो का निशान है ऊपर की तरफ, जब कीमत बढ़े तो सरकार नियंत्रण कर लेती है। ठीक है, सप्रेस्ड के अंदर ये दे रखा कि सरकार इस पर नियंत्रण कर लेती है। तो यहाँ तक तो ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया, जब कीमतें बढ़ेगी तो सरकार नियंत्रण करेगी दबी हुई महंगाई को। लेकिन वो सरकार नियंत्रण 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक करती है, उसके बाद में फिर सरकार अपना जो नियंत्रण होती है वो हटा लेती है, और फिर उसके बाद में एकाएक जो वस्तुएं होती है और सेवाएं होती है उनके मूल्य में क्या है कि बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, उनका मूल्य बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लेकिन जब नियंत्रण हट जाता है, यानी कि जब सरकार नियंत्रण को हटा देती है, तब उसके बाद में क्या होता है कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे कालाबाजारी बढ़ती है, सप्रेस्ड दबी हुई महंगाई के कारण। इसलिए कहते हैं कि सप्रेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो ओपन इन्फ्लेशन से ज़्यादा खराब मानी जाती है, क्योंकि कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अब इसमें कालाबाजारी कैसे बढ़ेगी, मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मान ले अभी कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत मान लो 30 रुपया है, और 30 रुपये से बढ़कर उसकी कीमत 50 रुपया हो गई। मान लो मैं एक सिंपल से पेन की बात करता हूँ, तो पेन पहले 30 रुपये का था, अब 50 रुपये का हो गया। ठीक है, तो इसमें सरकार अब कंट्रोल करेगी कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, 50 रुपये में आप पेन बेच रहे हो, 30 रुपये का पेन है और 50 में हो गया, तो यार आप ये तो गलत कर रहे हो। तो सरकार बोलेगी ठहरो, तुम ये इसकी कीमत है पेन की वो 40 रुपया रखो। अब इसमें कई दुकानदार क्या करेंगे कि वो अपने जो पेन का जो स्टॉक है, जो पेन का स्टॉक है उनके पास, वो उसको अब मतलब बेचना बंद कर देंगे और अपने पास जब्त कर लेंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं कालाबाजारी बढ़ जाती है। अब वो जब्त क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए कीमतों पर नियंत्रण कर रही है, उसके बाद में नियंत्रण हट जाएगा, और जैसे नियंत्रण हटेगा तो हम हमारे पेन को वापस कितने में बेचेंगे, 50 रुपये में। तो इस वजह से इसमें कालाबाजारी बढ़ती है, इसलिए इसको कहते हैं कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ओपन इन्फ्लेशन से ज़्यादा खराब है। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब होता है खुली महंगाई, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब होता है दबी हुई महंगाई।
इसके अंदर सरकार नियंत्रण नहीं करती है, इसके अंदर सरकार नियंत्रण करती है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो ये हमने पढ़ा सरकार द्वारा नियंत्रण के आधार पर महंगाई के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम बात करेंगे राजनीतिक दशा के आधार पर महंगाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है वार टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि जब युद्ध छिड़ जाए तो युद्ध काल के दौरान महंगाई जो होती है उसको बोलते हैं वार टाइम इन्फ्लेशन। जैसे मैं आपको अभी जीता जागता उदाहरण बताऊं, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार उत्पादन का ज़्यादातर हिस्सा युद्ध में लगा देती है तथा जनता के लिए उत्पादन का हिस्सा कम होने के कारण कीमतें बढ़ जाती है। अब समझिए, जैसे रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, अब रूस को पता है कि हमें युद्ध जीतना है या फिर कुछ भी हमें जो हासिल करना है वो करके दिखाना है ना। तो रूस का तो यही था माइंडसेट कि चलो हम युद्ध जीतेंगे। तो रूस ने अपनी पूरी सेना को यूक्रेन के आसपास लगा दिया, यूक्रेन के अंदर घुसा दिया और सेना को क्या दिया उसने, हथियार दे दिया, पैसा दे दिया, तेल गैस जो भी उनको ज़रूरत थी उनको पर्याप्त आपूर्ति कर दी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पहले कोई भी वस्तु है उसकी 50 यूनिट थी, ठीक है। अब 50 यूनिट में क्या था कि 25 यूनिट तो सेना के लिए सरकार सप्लाई करती थी, कोई भी वस्तु मान लो, और 25 यूनिट सरकार ने जनता के लिए छोड़ रखा था। यानी कि जनता की मांग भी 25 यूनिट थी और सेना की मांग भी 25 यूनिट थी और सरकार के पास भी इनके अनुसार 50 यूनिट कोई भी वस्तु मान लो उसकी इकाई थी। अब बाद में युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ गया तो क्या हुआ कि सेना को ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत है, क्योंकि उनको क्षमता चाहिए थी, शक्ति चाहिए थी। तो सरकार ने क्या किया कि 25 की बजाय उन्होंने 35 यूनिट कर दिए कि ठीक है, हम अभी जो सेना है जो युद्ध में जंग लड़ रही है तो उसको 35 यूनिट देंगे हम, ठीक है। और जो जनता है उसको हम कितना रहने देंगे, यानी कि 35 और 15 यहाँ पर बचे 15। तो जनता के पास कितना बचा, 15 यूनिट। लेकिन जनता की डिमांड कितनी थी, 25, और डिमांड जनता की 25 थी और सप्लाई हो रही है उनको 15 की। तो बताओ अब महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से युद्ध काल यानी कि वार टाइम इन्फ्लेशन, युद्ध काल के दौरान इस प्रकार महंगाई बढ़ती है। इसमें सरकार उत्पादन का ज़्यादातर हिस्सा युद्ध में लगा देती है। युद्ध में लगा दिया उन्होंने, जैसे सेना को उन्होंने पैसा दिया, हथियार दिए, तेल गैस कई चीज़ों की उनको आपूर्ति की। तो फिर जनता के लिए कम बचेगा उसका उत्पादन का हिस्सा, जो भी वस्तु है जो भी चीज़ है उसका। तो अगर उनके लिए कम बचेगा हिस्सा और उनकी मांग रहेगी ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि कीमतें बढ़ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वार टाइम इन्फ्लेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे पोस्ट वार इन्फ्लेशन, यानी कि युद्धकाल के पश्चात महंगाई कैसे बढ़ती है। देखिए, झगड़ा समाप्त होने के बाद सरकार पुनः नुकसान की भरपाई करने हेतु पैसा खर्च करके देश को संभालती है। परिणाम स्वरूप लोगों की आय में वृद्धि होगी। अब देखिए क्या होता है, जैसे अभी रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो रूस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है ना, काफ़ी क्षति पहुंची है। अब रूस क्या करेगा कि वापस अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु खर्चा बढ़ा देगा, वापस देश को संभालने हेतु, क्योंकि काफ़ी सैनिक रूस के भी मरे होंगे, कई हथियार वगैरह जो भी लड़ाकू विमान है वो नष्ट हो गए होंगे क्या हुए हैं, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है रशिया को भी, और यूक्रेन को तो हुआ ही हुआ है। खैर बहुत बड़े बड़े शहरों को तहस नहस कर दिया है रूस ने। तो इसमें क्या होगा कि सरकार जो रशियन सरकार है मान लो, है ना, तो वो वापस पैसा खर्च करेगी देश के अंदर, और जो पैसा खर्च करेगी तो उससे लोगों को काम मिलेगा, है ना। तो लोगों को जब काम मिलेगा तो इसमें लोगों की जो क्रय क्षमता है वो बढ़ेगी, है ना, और क्रय क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप मांग भी बढ़ेगी। और इसमें पूर्ति को हम समान मानते हैं, सप्लाई को हम समान मान के चलते हैं कि सप्लाई बढ़ा नहीं सकते लेकिन मांग बढ़ेगी उनकी। जैसे मांग उनकी बढ़ेगी तो कीमतें अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं पोस्ट वार इन्फ्लेशन, यानी कि युद्धकाल के पश्चात होने वाली महंगाई कौन सी होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दशा के आधार पर जो तीसरा प्रकार है इन्फ्लेशन का, उसको बोलते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि शांति काल के दौरान महंगाई कैसे बढ़ती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लो कोई भी अल्पविकसित देश है ना, तो अगर वो देश अल्पविकसित है तो वो अपने देश के विकास के लिए वो क्या करेगा, खर्चा करेगा। वो नदी बनाएगा, पुल बनाएगा, नदी के ऊपर पुल बनाएगा, और रेलवे लाइन बिछाएगा, तो एयरपोर्ट बनाएगा। ऐसे कई प्रकार के वो बड़े बड़े खर्चे करेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और देश का विकास करने के लिए वो इस प्रकार के काम करेगा। तो इस प्रकार के काम पर वो क्या करेगा, खर्चा करेगा, और उसको करवाएगा मजदूरों से। और मजदूरों को क्या मिलेगी, मजदूरी। जैसे मजदूरों को मजदूरी मिलेगी तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी,
और क्रय क्षमता बढ़ गई तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ने के बाद में तो फिर तो कीमतें बढ़ती है। तो इस प्रकार जो महंगाई बढ़ती है उसको बोलते हैं हम पीस टाइम इन्फ्लेशन। यानी कि अल्पविकसित देश अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु खर्चा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे पुल बनाएगा, रोड बनाएगा, हाईवे बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, रेलवे लाइन बिछाएगा, तो इन काम को कौन करेगा? मजदूर करेगा। मजदूर आदमी करेंगे, लोग करेंगे, और लोग काम करेंगे तो उनको मिलेगी मजदूरी। जैसे उनको मिली मजदूरी तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तथा आय कम रहने पर भी वो खर्चे बढ़ाते चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो देश अल्पविकसित देश है ना, उनकी आय कम होती है, राजस्व उनके पास कम होता है, फिर भी वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। और वो क्यों करते हैं? विकास, यानी कि विकास, अपने देश का विकास हो। तो इस प्रकार वो आय कम होने के बाद में भी खर्चा बढ़ाते चले जाते हैं, और इस दशा में सरकार की आय कम रहती है तथा खर्चा अधिक रहता है। सरकार द्वारा किए गए खर्चे से लोगों की इनकम बढ़ती है, परिणाम स्वरूप लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है। क्रय क्षमता बढ़ गई तो फिर क्या होगा? मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो फिर सीधी सी बात है, कीमत तो बढ़नी है। उदाहरण की अगर बात करें तो सरकार द्वारा पुल बनाने पर मजदूरों को भुगतान करना, मजदूरी का भुगतान करना। तो इस प्रकार पीस टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि जब देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई युद्ध वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें जो अल्पविकसित देश होते हैं ना, वो देश को संभालने के लिए उनकी आय तो वैसे कम होती है, लेकिन आय कम होने के बावजूद भी वो खर्चा करते हैं ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो मजदूरों को जो मजदूरी मिलेगी उनको काम के बदले में, तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ती है। क्रय क्षमता बढ़ने के बाद में वो डिमांड करेंगे, मांग बढ़ाएंगे किसी वस्तु का, और जब मांग बढ़ेगी तो कीमतें क्या होगी? अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं हम पीस टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि शांति काल के दौरान महंगाई। अगर हम महंगाई की दर के आधार पर महंगाई को पढ़ें तो उसमें सबसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि रेंगती हुई महंगाई। दूसरा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि चलती हुई महंगाई। और एक आता है रनिंग या गैलोपिंग या हॉपिंग या जंपिंग, यानी कि दौड़ती या कूदती हुई महंगाई। और लास्ट में होता है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि अधिस्फीति क्या होती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की दर, यानी कि जो महंगाई की जो रेट होती है, तो उसके बेस पे, उसके आधार पर महंगाई को बांट रखा है अलग अलग भागों में। तो सबसे पहले होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या होता है कि यह महंगाई दर खिसक खिसक कर बढ़ती है ना। ये महंगाई की जो दर है ना, महंगाई की दर वो खिसक खिसक कर बढ़ती है, हल्की हल्की बढ़ती है, और बढ़ने की दर भी काफ़ी कम होती है। इसमें सिंगल डिजिट रेट रहती है। सिंगल डिजिट मतलब एक अंक की महंगाई बढ़ती है, एक अंक की रहती है। जैसे एक से लेकर 9 तक, है ना। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक है वो सिंगल डिजिट, यानी कि अकेले हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए सही रहती है, सही मानी जाती है ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और यह सामान्यतः 3% के आसपास रहती है। तो इसको बोलते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि रेंगती हुई महंगाई। अब इसके बाद में क्या होता है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि चलती हुई महंगाई। इसमें एक दशक एक दशक में कीमतें 30 से 40% तक बढ़ जाती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में कीमतें 3% के आसपास बढ़ रही थी, लेकिन जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है इसके अंदर 30 से 40% तक कीमतें बढ़ रही है। देखिए, जो बच्चा होता है जब पहले जन्म लेता है तो वो खिसक खिसक कर चलता है, नहीं रेंग रेंग कर चलता है। उसके बाद में वो थोड़ा खड़ा होकर चलना स्टार्ट करता है, फिर बाद में दौड़ता है, कूदता है, तो लास्ट में तो वो बहुत तेज़ गति से दौड़ता है। तो महंगाई भी कुछ इस तरह की है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में तो महंगाई बिल्कुल रेंग रेंग कर चलती है। वॉकिंग के अंदर वो चलना स्टार्ट कर देती है ना, ऐसे वो चलना स्टार्ट कर देती है। और जो ये रनिंग और गैलोपिंग या हॉपिंग या जंपिंग, ये 4 नाम है, इसको बोलते हैं हिंदी में दौड़ती या कूदती हुई महंगाई। तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट तक हो जाती है। 2 अंक या 3 अंकों तक महंगाई पहुंच जाती है। जैसे 80% तक महंगाई हो गई तो डबल डिजिट में हो गई। ट्रिपल डिजिट इन 3 अंकों तक महंगाई पहुंच जाए, जैसे 100% 3 अंक हो गए, 1 2 3 अंक हो गए, तो इसमें कीमतें होती है वो 1 साल के अंदर 80% से लेकर 100% तक बढ़ जाती है। और ऐसी महंगाई को रोकने तो सरकार कठोर कानून बनाती है। इसको बोलते हैं रनिंग या गैलोपिंग या हॉपिंग या जंपिंग, हिंदी में बोलते हैं दौड़ती या कूदती हुई महंगाई। देखिए, पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा में महंगाई के प्रकार के बारे में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महंगाई का प्रकार है और नहीं है। तो मैं आपको अभी इसी बात पर, अभी हम पढ़ रहे हैं कि महंगाई के किस किस आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि अधिस्फीति क्या होती है। हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ गति से तथा बहुत ज़्यादा दर से महंगाई बढ़ती है। गति भी बहुत तेज़ होती है और जो बढ़ने की दर है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और इस प्रकार की महंगाई 1932 में जर्मनी के अंदर पाई गई थी, जहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनकी कीमतें 10 लाख गुना तक बढ़ गई थी। तो ये हमने पढ़ा महंगाई की दर के आधार पर महंगाई के प्रकार। सबसे पहले पढ़ा हमने क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि रेंगती हुई महंगाई।
दूसरा हमने पढ़ा वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई महंगाई। तीसरा पढ़ा रनिंग या गैलोपिंग या हॉपिंग या जंपिंग, ये एक ही महंगाई के 4 नाम है। इनको हिंदी में बोलते हैं दौड़ती या कूदती हुई महंगाई। और लास्ट में हमने पढ़ा हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अधिस्फीति क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्कोप के आधार पर यानी कि क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र में यानी कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार से महंगाई फैल रही है उसके आधार पर हम बात करेंगे। स्कोप यानी कि क्षेत्र के आधार पर महंगाई के प्रकार। सबसे पहले होता है सेक्टोरल या स्पोरेडिक इन्फ्लेशन यानी कि क्षेत्र विशेष में महंगाई। जब महंगाई किसी क्षेत्र विशेष में बढ़े तो उसको क्षेत्र विशेष में सेक्टोरल या स्पोरेडिक इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब महंगाई पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंदर हो यानी कि भारत में अंदर अगर सभी क्षेत्रों के अंदर अगर महंगाई बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं व्यापक स्तर पर यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। ठीक है। तो जैसे मैं मान लो सीमेंट क्षेत्र की बात करूं, इसके अलावा जैसे कार इंडस्ट्री हो गया, है ना, सब्जी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। तो इस प्रकार के जो सभी प्रकार के ये मैंने क्षेत्रों के नाम लिए, तो इसमें मान लो केवल बाकी क्षेत्रों में तो महंगाई नहीं बढ़ती, सब सामान्य कीमत इस तरह चल रहा है केवल, है ना। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट क्षेत्र में अगर महंगाई बढ़ जाए, और क्षेत्रों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उनमें महंगाई नहीं बढ़ी, केवल सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट के क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है, तो उसको बोलते हैं हम क्षेत्र विशेष में महंगाई यानी कि सेक्टोरल या स्पोरेडिक इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब जैसे मैंने अभी चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कार उद्योग, सब्जी उद्योग, है ना, तो मैंने सभी उद्योगों के नाम बोले। अगर इन सभी उद्योगों में यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग अगर सभी में महंगाई बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन यानी कि व्यापक स्तर पर महंगाई। जब सभी सेक्टर्स में कीमतें बढ़े अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन, हिंदी में बोलते हैं व्यापक स्तर पर महंगाई। तो ये हमने पढ़े स्कोप के आधार पर महंगाई के प्रकार। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया के आधार पर महंगाई के कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रक्रिया के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें पहला है वेज इंड्यूज इन्फ्लेशन यानी कि मजदूरी के कारण, मजदूरी से प्रेरित होकर जो महंगाई बढ़ती है उसको बोलते हैं मजदूरी प्रेरित महंगाई यानी कि वेज इंड्यूज इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाती है, और जब उनकी मजदूरी बढ़ेगी तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी, और मांग जैसे बढ़ी कोई भी वस्तु की तो उसकी कीमत तो बढ़ी जाती है। तो इस प्रकार जो महंगाई, जो मुद्रास्फीति फैलती है उसको हम बोलते हैं वेज इंड्यूज इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं, जब कर्मचारी संगठन आंदोलन करके संबंधित कंपनी से वेतन भत्ते बढ़वा ले, परिणाम स्वरूप कंपनी वेतन भत्तों के भुगतान हेतु उत्पाद की कीमत बढ़ा देती है, अर्थात मजदूरी बढ़ाने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है। वेज इंड्यूज इन्फ्लेशन, इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी, कई सारे कर्मचारी संगठन है, उन्होंने अपना आंदोलन किया कंपनी के ऊपर और कंपनी के ऊपर दबाव डाला कि भाई साहब आप हमारी मजदूरी बढ़ाइए। और उन्होंने क्या कि कंपनी वाले ने मजदूरी तो बढ़ा दी मजदूरों की, लेकिन वो कैसे बढ़ाई, जो मजदूर जो सामान बना रहे थे उस सामान की कीमत बढ़ा दी, है ना। अब वो सामान की कीमत बढ़ा दी तो उन कीमत बढ़ाने के कारण उनको भी पैसा मिल गया, है ना, उस कंपनी ने उसका कीमत बढ़ा दी उस सामान की। तो इस प्रकार से जो उनके पास जो ज़्यादा पैसा आएगा तो उसमें से वो मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कर देंगे। तो इस प्रकार जो मजदूरी बढ़ती है ना, इस प्रकार जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं वेज इंड्यूज इन्फ्लेशन। समझिए, आप आराम से समझिए, मैं आपको वापस समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कर्मचारी संगठन आंदोलन करते हैं वो कंपनी के ऊपर। अब कंपनी उनकी मांगों को मान लेती है कि ठीक है साहब हम मजदूरों की मजदूरी बढ़ा रहे हैं, है ना। अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा भाई, कंपनी क्या करेगी, जो मजदूर वो सामान बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी कीमत में वृद्धि कर देंगे, और इस प्रकार उनके पास पैसा आ जाएगा, और उस पैसे के द्वारा उनको क्या कर देंगे, मजदूरी का भुगतान कर देंगे जो उन्होंने मजदूरी बढ़वाई है। तो उन्होंने मजदूरी का भुगतान कहाँ से किया, जब उन्होंने जो उत्पाद था उसकी कीमत बढ़ा दी, जो मजदूर लोग जो सामान बना रहे थे उसकी कीमत कंपनी ने बढ़ा दी। तो इस प्रकार जो कीमत बढ़ी उसको हम बोलते हैं वेज इंड्यूज इन्फ्लेशन यानी कि मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट इंड्यूस्ड या मार्कअप इन्फ्लेशन यानी कि लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पाद पर अपने लाभ प्रतिशत को बढ़ा ले तो उसे प्रॉफिट या मार्कअप इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे 50 रुपये की वस्तु पर 10% लाभ जोड़कर 55 रुपये में बेचना। मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी उत्पाद की कीमत पहले 40 रुपया थी और वो 10% प्रॉफिट कमाती थी। 40 का 10% कितना हो गया, 4 रुपया। तो 40 में 4 जोड़े 44, यानी कि 44 रुपये में वो बेचती थी, है ना। तो 44 में उसने बेचा तो उसकी लागत कितनी आ रही थी, 40, और बचे हुआ ऊपर का जो रुपया 4 रुपया वो उसका क्या था, लाभ। अब मान लो उस वस्तु की कीमत 40 से बढ़कर 50 हो गई
और अभी भी वो 10% लाभ अगर कमाना चाहता है, उसकी इच्छा है, क्योंकि वो प्रॉफिट या मार्कअप जो उनका जो कर वो फिक्स कर लेते हैं कि हमें तो इतना प्रॉफिट कमाना है या इतना मार्कअप हमें रखना ही रखना है, क्योंकि इतना परसेंट हमें लाभ तो कमाना ही कमाना है। जब कीमत 50% बढ़ जाए तो तभी उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो 10% लाभ तो इसमें अभी भी जोड़कर बेचेंगे। तो 50 का 10% कितना हो गया? 55, है ना। कीमत तो उसकी 50 ही है, लेकिन ये जो 55 तक जो कीमत है ना, उसमें 5 रुपये उनका लाभ भी है। तो वो कितने में बेचेंगे? 55 रुपये में। 55 रुपये में 5 तो उनका हो गया प्रॉफिट, और 50 हो गए उसकी उस वस्तु की लागत। तो इस प्रकार वो अपना लाभ जोड़ कर रखते हैं, फिक्स रखते हैं। तो इस प्रकार के कारण जो महंगाई बढ़ती है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड या मार्कअप इन्फ्लेशन, लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। एक होता है डेफिसिट इंड्यूज इन्फ्लेशन, यानी कि घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि सरकार खर्चा करती है ज़्यादा, उनके पास इनकम कम है ना। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन यानी कि घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है कि सरकार की आय तो होती है कम, ठीक है, फिर भी वो क्या करती है? खर्चा करती है ज़्यादा, है ना। आय कम होने के बावजूद वो खर्चा अगर ज़्यादा करते हैं तो इस प्रकार क्या होगा कि लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर दे रखा, जब गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करे, इनकम कम है फिर भी, तो परिणाम स्वरूप लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी। भाई खर्चा ज़्यादा करेगी सरकार तो क्रय क्षमता बढ़ेगी, और अगर लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, और जैसे मांग बढ़ी क्या होगा? कीमतों में इजाफा होगा। तो इस प्रकार जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन की हम बात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसके अंदर 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 4 चीज़ें कौन कौन सी है? इसमें स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि उत्पादन तो कम हो जाता है ना, और मांग भी कम रहती है, बेरोजगारी बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ती है, यानी कि 2 चीज़ें बढ़ती है और 2 चीज़ें घटती है। तो ये चारों चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैगफ्लेशन बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसमें जब उत्पादन कम हो रहा हो तथा मांग भी कम हो, यानी कि उत्पादन कम नीचे की तरफ है निशान, और मांग भी कम मांग की तरफ है। उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, है ना। उत्पादन कम होगा क्योंकि उत्पादन हो ही नहीं रहा। उत्पादन कौन करते हैं? मजदूर करते हैं। तो मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकार से इसमें क्या हो कि बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, और बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जाती है और कीमतें भी बढ़ जाती है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टैगफ्लेशन की परिभाषा के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है अर्थव्यवस्था के लिए। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनके और कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें एक दे रखा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति। जब डिमांड बढ़ेगी, है ना, और सप्लाई समान हो, सप्लाई को हम समान मानकर चलेंगे, यानी कि सीधी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित, यानी कि लागत के बढ़ने से जो महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि लागत किस चीज़ की बढ़ेगी? फैक्टर, जो हम जिस चीज़ से उत्पादन करते हैं, उत्पादन के जो साधन बोलते हैं उनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधन। जैसे ज़मीन हो गया, है ना, मशीन हो गया। तो इस प्रकार के ये 4-5 साधन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन होते हैं। तो अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती है तो उसके कारण वस्तु के उत्पादन की जो लागत वो भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार लागत बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ा देंगे, कंपनी वाले प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, कोई पेन है, ठीक है, उसको बनाने की लागत पहले 5 रुपये आ रही थी। अब बाद में क्या होगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, जैसे मैं लेबर यानी कि श्रमिक की बात करूँ, श्रम की बात करूँ, तो श्रमिक यानी कि मजदूर ने कहा कि भाई साहब आप हमारी मजदूरी बढ़ाइए। इसको हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाएंगे तो कंपनी वाले मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी कहाँ से देंगे? वो पेन की कीमत को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब पेन की कीमत को बढ़ाएंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा। जैसे उनके पास ज़्यादा पैसा है तो मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान कर देंगे। तो इस प्रकार उनको ज़्यादा मजदूरी का भुगतान करने के लिए ये मजदूर क्या होता है कि इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। मजदूर को हमने क्या बोला? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन इनको मानते हैं क्योंकि इनसे उत्पादन कराया जाता है। और जो मजदूरों की कीमत में, यानी कि फैक्टर, मजदूर क्या होता है? फैक्टर, यानी कि फैक्टर की लागत बढ़ने से जो हमने
पेन की कीमत में जो वृद्धि की उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। एक होता है बॉटल नेक इन्फ्लेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अड़चन मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि डिमांड सेम रहती है, समान बनी रहती है, लेकिन जो सप्लाई है वो घट जाती है। डिमांड तो सेम रहेगी लेकिन सप्लाई घट जाएगी, और आपको पता है डिमांड सेम रहे और सप्लाई अगर घट जाए तब भी कीमतें बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। जैसे अभी आप लॉकडाउन की बात देख लो, लॉकडाउन के अंदर जैसे चावल हो गया, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किराना की दुकान से जब लोग लेने गए उनकी मांग तो सेम थी। ये तो है नहीं कि लॉकडाउन लग गया चलो भाई चावल खाना स्टार्ट कर दें। भाई चावल तो पहले कितने खाते होंगे, महीने 2 महीने में, मतलब 15-20 दिन में 1-2 बार खाते होंगे। तो चावल लेने वो दुकानों की किराना की दुकान पर चले गए, तो उनकी डिमांड तो सेम थी, है ना। लेकिन सप्लाई उन्होंने, क्योंकि चावल का उत्पादन ये आगे से आ नहीं पाया गोदाम वगैरह से, तो उनकी सप्लाई, इनकी पूर्ति घट गई चावलों की। तो इसमें दुकानदार ने क्या है कि चावलों की कीमत बढ़ा दी और वो उन्होंने काफ़ी महंगा बेचा। मान लो 50 रुपये किलो चावल है तो 100 से यानी कि 250 रुपये प्रति किलो, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खूब पैसे कमाए हैं। तो इस प्रकार से जो महंगाई बढ़ती है उसको बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन। एक है कोर इन्फ्लेशन, यानी कि जब सभी उत्पादों की कीमतें, जितने भी उत्पाद हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, अगर सभी उत्पादों की अगर कीमतें बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ